जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में जो है व्याकरण खंड से समास पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज जो है हम लोग का व्याकरण का टॉपिक है समास। आप लोग जानते हैं कि समास के नहीं भी पूछे जाते हैं तो कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही रहेंगे। इसकी तो 100% गारंटी है, क्योंकि अब 100 नंबर का पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव, तो 5 ऑब्जेक्टिव प्लस भी रह सकता है। 100% गारंटी है इसकी। कम से कम नहीं पूछेगा तो भी 5 ऑब्जेक्टिव उसको देना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आज हम लोग समास रटने से सही नहीं होता है, बहुत बार आंसर गलत हो जाती है। तो आज हम लोग पूरा थ्योरी के साथ पढ़ने वाले हैं कि समास को कैसे पहचानते हैं, समास आखिर होता क्या है। गुड इवनिंग। ऐसे में समास देखे तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना, उसी को बोलते हैं संक्षिप्तीकरण, यानी लंबा से लंबा चीज को छोटा कर देना। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है, मतलब समास जो है वह क्रिया है, यानी वह एक्शन है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। यानी समास का अगर परिभाषा बोले तो समास जो है वह क्रिया है जिसकी सहायता से हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाता है, उसी को बोलते हैं समास। आखिर अब डिफिनीशन नहीं पूछने वाला, पूछता क्या है उसको जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि समास रचना में 2 पदों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पद और शब्द, अभी नहीं चलता है यूट्यूब पे, बाद में चलेगी। ठीक है, जब आप लोग का ये समास और ये विग्रह खत्म हो जाएगी तब चलेगी। अभी आप लोग ये क्लास कर लीजिए। समास रचना में 2 पदों का प्रयोग करते हैं। देखिए, पद, एक होता है पद और दूसरा होता है हमारा शब्द। आखिर पद और शब्द में क्या अंतर है? तो पद और शब्द में बहुत ही डिफरेंस होते ही नहीं है। एक ही चीज को पद बोला जाता है और एक ही चीज को शब्द बोला जाता है। बस उसका स्थान जब परिवर्तन होता है तो उसका नाम भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम बोले राम, यह एक शब्द है, आम, यह भी एक शब्द है। ठीक है, लेकिन इस 2 शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दे। वाक्य हमने बना दिया, राम आम खाता है। अब देखिए, तो यहाँ पे अकेले थे तो ये शब्द कहलाएंगे, और जब ये वाक्य में लग गए तो ये राम जो है अब वाक्य का पद हो गया है। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। यानी जब हम शब्दों का उपयोग किसी वाक्य में करते हैं तो वह शब्द पद के नाम से जाने जाते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, तो समास रचना में 2 पदों का प्रयोग किया जाता है। एक है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समास में कौन उत्तर पद है और कौन पूर्व पद है, तो आप आसानी से बता देंगे। हम अभी बता रहे हैं कि पूर्व पद कौन होता है, उत्तर पद कौन होता है। पूर्व पद और उत्तर पद से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। तो ये 3 चीज अब याद कर लीजिए। एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, यहां से बना सकता है, उत्तर पद पूछ सकता है, या समस्त पद पूछ सकता है। तो समास का 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है कि इसका बताइए पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला करके जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? समस्त पद के नाम से जानते हैं। समस्त पद को समास बोलते हैं। देखिए, पूर्व पद उत्तर पद मिलने से समास बनता है। तो पूर्व पद और
उत्तर पद के मिलने से समस्त पद का जो निर्माण होता है उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, तो समास बोलते हैं। अब देखिए पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है, समस्त पद को कैसे पहचानते हैं, यहां देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, इस तरह का ऑप्शन आता है रसोई के लिए घर, इसमें बताइए पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन है। तो आपका देखिए रसोई के लिए घर, यह जो है विभक्ति लगाया गया है, यानी जो ये चिन्ह है का, के लिए, का, ये सबको विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, यानी के लिए और का, ये सब विभक्ति चिन्ह कहलाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम विभक्ति चिन्ह के नाम से जानते हैं। अब देखिए रसोई के लिए घर, इसमें जो पहला शब्द होगा उसको पूर्व पद बोलते हैं, तो इसमें रसोई क्या है हमारा, पूर्व पद हो गया, घर क्या हो गया हमारा, उत्तर पद हो गया। तो आप पूछेंगे कि के लिए क्या है सर, तो के लिए होता है हमारा विभक्ति, क्या होता है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, तो इसमें राजा पहला शब्द है, पुत्र जो है अंतिम वाला शब्द है, तो जो शुरू वाला शब्द होता है उसको पूर्व पद और जो अंतिम वाला शब्द होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। जब इन तीनों का मतलब उत्तर पद और पूर्व पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ने से जो नया पद बनता है उसको समस्त पद बोलते हैं। तो राजा का पुत्र क्या कहलाता है, राजपुत्र कहलाता है। तो ये हो गया राजा हो गया इसमें पूर्व पद, पुत्र हो गया उत्तर पद और राजपुत्र क्या हो गया, इन दोनों से मिलकर के बना है, तो यही हो गया समस्त पद। और यही जो राजपुत्र है इसी को तो समास कहते हैं। समास पद को ही किस नाम से जाना जाता है, तो समास के नाम से जाना जाता है। रसोई के लिए घर, तो रसोई हो गया पूर्व पद क्योंकि पहला शब्द है, घर हो गया हमारा उत्तर पद क्योंकि अंतिम वाला शब्द है, के लिए क्या है सर, तो विभक्ति है। और इन दोनों, इन सबसे मिलकर क्या बना है, रसोई घर, जिसको समस्त पद बोलते हैं और समस्त पद को ही समास कहा जाता है। समस्त पद को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो आपको तीन चीजें कंप्लीट हो गई, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, अब समास विग्रह के बारे में जान लेते हैं। समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। देखिए जो समासिक शब्दों के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्द, यानी समासिक यहाँ पे नहीं होगा, विभक्ति, ठीक है, विभक्ति लिख दीजिएगा यहाँ, विभक्ति शब्दों का लोप हो जाता है। लोप मतलब यानी हटा देना, ठीक है, लोप मतलब होता है हटा देना। जैसे राजा का पुत्र, तो राज प्लस पुत्र, यानी राजा का पुत्र क्या होता है, राजपुत्र होता है। तो इसमें का जो है हमारा विभक्ति है और इसको हमने क्या कर दिया, तो लोप कर दिया। लोप मतलब क्या होता है, हटाना। लोप मतलब क्या होता है, हटाना। किसी भी चीज को हटा देना क्या कहलाता है, लोप कहलाता है। ठीक है, तो समासिक शब्दों के संबंध को, यानी उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर जो समस्त पद बनाते हैं उसको जब हम अलग अलग करके उन दोनों शब्दों का संबंध बताते हैं तो वही समास विग्रह कहलाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि समास का समास विग्रह क्या होगा। चलिए, तो उसी प्रकार से आपने देख लिया कि राजा का पुत्र होगा राजपुत्र के लिए। ठीक है, समास के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो समास के कुल 6 भेद है। कुल कितने भेद हैं, तो 6 भेद है। ये आता है, पूछ लेता है कि समास के कितने भेद हैं, तो कुल 6 भेद है। कितने भेद है समास के, तो समास के कुल 6 भेद है। कौन कौन, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। यह 6 जो है समास के टाइप हो गए। ठीक है, कुल 6 भेद है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या करता है, इसमें से 3 का नाम दे देगा, एक दूसरा कहीं से एग्जाम्पल उसमें डाल देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन जो है समास का भेद जो है नहीं है, यानी समास का भेद नहीं है। ये भी पूछ सकता है एक दे करके कि इसमें कौन समास का भेद है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
पहला जो है अवयवी भाव समास किसको कहते हैं? इसमें प्रथम पद अवयव होता है। क्या होता है? अवयव होता है। अवयव आपने जब विशेषण पढ़ा था तो उसमें हम बताए थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इसका जो अवयव होगा अविकारी शब्द होगा। अवयव का मतलब क्या होता है? अवयव का मतलब होता है अविकारी शब्द। तो यहाँ पे जो अवयव लिखा गया है उसका मतलब होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वैसे शब्द को बोलते हैं जो नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे में हो गया तथा। अब तथा का कोई लिंग चेंज कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे बोले कि राम तथा श्याम, राम तथा श्याम बाजार गए हैं। रीतिका तथा प्रिया बाजार गई है। तो तथा शब्द अपना जो है ना मतलब नहीं बदल रहा है, यानी अपना अर्थ नहीं बदल रहा है, यानी सेम यूज हो रहा है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे में हो गया में, बाजार में क्या है, थैले में क्या है, उसको बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो नहीं पता है। यह जो है ऐप का सेटिंग ही होता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। चलिए इसको भेज देंगे हम। तो अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक है, देखिए यानी इसमें प्रथम पद क्या होता है? अवयव होता है। प्रथम पद आप देखें ना, जो शुरू वाला शब्द है उसी को बोलते हैं प्रथम पद, यानी पूर्व पद। ठीक है, तो पूर्व पद इसमें क्या होता है? अवयव होता है, यानी जिसका हम लोग ना लिंग चेंज कर सकते हैं। सीधी बात, उस शब्द को हम चाहे फ्यूचर में बनाए और या प्रेजेंट में बनाए, यानी वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, लड़का के लिए, लड़की के लिए, वह चेंज नहीं होता है। सिंगुलर के लिए, प्लुरल के लिए वो सेम आएगा। तथा जो है बहुवचन के लिए भी तथा ही आएगा। महिलाएं तथा पुरुषों, चाहे महिला तथा पुरुष। ठीक है, महिलाओं में गुण होता है, महिला में गुण होता है, यानी नहीं बदल रहा है, इसी को बोलते हैं अवयव। ठीक है, और उसका अर्थ प्रधान होता है और उसमें वही जो है मेन अर्थ लेकर के रखता है। ठीक है, अवयवी भाव समास कहते हैं उसको। कौन सा समास कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे इसमें जो है यथाशक्ति होगा, यह जो है छुप गया है, यथाशक्ति। ठीक है, तो इसमें जो पहला शब्द है क्या होगा? यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा समास है, इसका तो समास विग्रह किया गया है शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो यथा शब्द है, यथा, अब बताइए तो यथा क्या अवयव नहीं है? क्या इसका हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कभी देखे हैं, या इसका सिंगुलर प्लुरल नहीं देखे हैं? तो यथा जो शब्द है अवयव है, यानी अविकारी शब्द है, यह नहीं बदलता है। तो इससे जो भी शुरू होगा उसको क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास बोलेंगे। कौन सा समास बोलेंगे? अवयवी भाव समास। आ जन्म, ठीक है, तो जन्म से, आ जन्म क्या है? जन्म से। तो जन्म तो एक शब्द है, लेकिन आ लगाने से ही क्या है, इसका पूरा मेन जो अर्थ है इसी में है, आ में, प्रथम पद में। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? आ जन्म। कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। अब आ जो शब्द है, क्या आ शब्द चेंज होता है? देखिए तो आ शब्द कभी चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो अवयव है। रातों रात, यानी रात ही रात। ठीक है, देखिए रातों रात, तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह के शब्द आए, मतलब एक ही शब्द को दो बार रिपीट करके, रिपीट मतलब होता है पुनरावृत्ति करके। रातों रात, धराधर, धराधर, कलाकल, हलाहल, यह कुछ वर्ड यानी शब्द हो गए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि जिसमें प्रथम पद अवयव होगा उसको भी क्या बोलते हैं? तो अवयवी भाव समास बोलते हैं। उसके बाद में अगर प्रथम शब्द में, यानी जो प्रथम पद है उसका अर्थ प्रधान हो, तो भी क्या कहलाएगा हमारा? अवयवी भाव समास कहलाएगा। और तीसरा क्या होता है कि जब दो शब्दों को पुनरावृत्ति करके एक शब्द बना दिया जाए, यानी दो समान शब्दों का पुनरावृत्ति करके, यानी रिपीटेशन करके एक शब्द बना दिया जाए, तो वह भी क्या होता है? अवयव, यानी अवयवी भाव में होता है। अब देखिए यहाँ पे रात रहता, जो रात शब्द है इसका प्लुरल होते हैं। रात का क्या होता है? रातें।
यह प्लूरल हो गया। लेकिन आप रातों रात का प्लूरल बना के दिखा दीजिए, यानी इसमें चेंजिंग करके बता दीजिए, न इसका लिंग बदलेगा, न ही इसका हम लोग क्या करेंगे, न वचन बदल सकते हैं, यानी बहुवचन और एक वचन भी नहीं कर सकते हैं। तो जब दो, यहाँ पे हो गया धराधर, कलाकल, हलाहल, तो इस तरह के जब दो शब्द देखिएगा आप लोग तो 100% कहिएगा कि सर ये कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। तो आपका इसमें लगभग 5 टाइप का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। उसके आगे देखते हैं क्या है। अगला जो है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। अवयवी भाव समास में अब किसी को दिक्कत नहीं होगा। तत्पुरुष समास देखिए, इस समास में दूसरा पद यानी दूसरा शब्द प्रधान होता है। दूसरा शब्द यानी उत्तर पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है, यानी मेन अर्थ उत्तर पद में निकलता है। यानी उत्तर पद को हटा दिया जाए तो एक शब्द बचेगा, ठीक है, जो अर्थ उसमें जुड़ रहा है उत्तर दूसरा यानी दूसरा शब्द के कारण जुड़ रहा है, यानी उत्तर पद के कारण जुड़ रहा है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। कारक पढ़े है ना, कर्ता ने कर्म को, यही तो ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, यह कारक से जुड़ा समास होता है, यानी ये कारक शब्दों से जुड़ता है, ठीक है। इसमें ज्ञात पद, ठीक है, इसमें ज्ञातव्य विग्रह में, ठीक है, इसमें ज्ञातव्य विग्रह में, ज्ञातव्य थोड़ी होना चाहिए, समास विग्रह में, ठीक है, यहाँ पे ज्ञातव्य नहीं होगा, समास विग्रह में, ठीक है। इसमें समास विग्रह में लिख देते हैं, कहाँ पे लिखते, चलिए, इसमें समास विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, जो कारक चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को, यही, ठीक है, तो कारक चिन्ह प्रकट होता है, उसी कारक वाला वह समास होता है, ठीक है, उसी कारक वाला क्या होता है, वह समास होता है। तो तत्पुरुष समास में जो है जो कारक लगेगा उसी कारक का वह समास हो जाएगा। तो कारक कितने होते हैं, कर्ता को छोड़ देना है, यानी ने को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे देश के लिए, तो यहाँ पे देश है, यहाँ पे भक्ति है, प्रथम पद यानी पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, ये समस्त पद हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब इसमें जो के लिए आ रहा है ना, के लिए, यह के लिए, यही क्या है, कारक है, क्या है, कारक है। तो यह के लिए जिस कारक में आता होगा वह उसी कारक का तत्पुरुष समास होगा। तब देखिए तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यह टाइप हो गया किसका, तो तत्पुरुष समास के। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास को, इस वाले समास को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले समास को पहचानने के लिए पहले उसका समास विग्रह करते हैं, और समास विग्रह करने में जो कारक यानी जो विभक्ति चिन्ह उसमें लगता है और वह विभक्ति चिन्ह जिस कारक से बिलोंग करता है, यानी जिस कारक के से बिलोंग करता है वह उसी कारक का तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ रहता है। कर्म कारक कहते हैं किसको है, तो को कहते हैं, यानी जो एक को अगर आएगा तो उसी को बोलते हैं कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो को हो गया। जैसे रथ चालक, तो यहाँ पे देखिए को आया है, रथ को चलाने वाला, तो रथ चालक कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। माखन को चुराने वाला, तो जब हमने माखन चोर का समास विग्रह किया तो माखन को चुराने वाला आया। को जो है कौन सा कर्म होता है, तो कर्म कारक होता है। को जो है कौन सा कारक है, कर्म कारक, तो माखन चोर कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह से वन हो गया, को आया है। नेक्स्ट है अब करण तत्पुरुष समास, ठीक है। करण तत्पुरुष समास किसको बोलेंगे, तो देखिए जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, यानी पहले पद में करण कारक का बोध होता है उसको करण तत्पुरुष समास बोलते हैं। अब भाई करण कारक कहते किसको है, जान जाइए। तो करण तत्पुरुष समास का चिन्ह या विभक्ति, यानी उसको क्या बोलते हैं, जो बीच में आता है उसको चिन्ह बोलते हैं या समासिक चिन्ह या विभक्ति बोलते हैं।
तो वह चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है। अगर हम समास विग्रह करें उसके बीच में के द्वारा या से आता है तो वह कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल में स्वरचित, ठीक है, स्वरचित। अब स्वरचित को हमने तोड़ा तो क्या तोड़ेंगे? स्व द्वारा रचित, यानी खुद के द्वारा रचा गया। मन चाहा तो मन से चाहा, मन चाहा का समास विग्रह क्या होगा? मन से चाहा, तो से आया, द्वारा आया, यहाँ पे भी से आया, शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त, तो द्वारा से यानी इसको कौन सा कारक बोलते हैं? तो करण कारक बोलते हैं, जिसके कारण से क्या कहलाएगा? करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। यानी जिस कारक चिन्ह का यूज होगा वही तत्पुरुष समास होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा रहता है। इसमें का जो दो पद मिलेगा ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उसमें कौन सा कारक छिपा होगा? संप्रदान कारक। तो वह क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है। तो के लिए देखे ना, तो के लिए कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब के लिए आता कैसे है? तो उसको क्या करने के लिए? विग्रह करने के लिए। जैसे विद्यालय है तो यहाँ पे का गलती से हो गया है, विद्या के लिए आलय होगा, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए आलय जो विद्यालय कहलाता है, जो विद्या के लिए घर हो, ठीक है। सभा भवन, तो सभा के लिए भवन, तो के लिए आया, तो के लिए किसका कौन सा कारक चिन्ह होता है? तो संप्रदान होता है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा समास बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डी नंबर, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? फिर से हम क्या करेंगे? तत्पुरुष समास पहचानने के लिए हम समास विग्रह करते हैं, और समास विग्रह में जो कारक चिन्ह यूज होता है वही कारक चिन्ह का वह तत्पुरुष समास होता है। उस कारक चिन्ह का जो नाम होगा उसको पहले लिख देना है। जैसे के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर वहीं पे रहता कर्म का तो कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। करण का रहता तो करण तत्पुरुष समास, ठीक है। अपदान तत्पुरुष समास क्या है? अपदान तत्पुरुष समास, तो इसमें आपको क्या देखना है? अपदान कारक चिन्ह। तो अपदान कारक चिन्ह क्या होता है? अपदान कारक का चिन्ह या विभक्ति होता है से अलग होना। क्या होना? से अलग होता है। क्या होता है? से अलग होता है। तो अपदान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से अलग होने वाला, किसी भी चीज से अलग होने वाला। तो उसमें ज्यादातर जो विभक्ति चिन्ह आएगा से आएगा। क्या आएगा? से आएगा। देखिए जैसे कामचोर किसको बोलते हैं? जो काम से जी चुरा कर भागने वाला होता है, ठीक है। तो जो काम से जी चुरा के भागने वाला है उसी को ना कामचोर बोलते हैं। पथ भ्रष्ट, जो पथ पर, यानी जो पथ भ्रष्ट बोलते हैं, यानी जो दूसरे पथ पर जा चुका है, उस पथ को क्या चुका है? उस पथ से वह अलग हो चुका है, तो उसी को ना पथ भ्रष्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पथ भ्रष्ट है, तो पथ से भ्रष्ट, काम से जी चुराने वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अब देखिए काम से जी चुराने वाला यानी काम से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पथ से भ्रष्ट यानी वह जो है ना पथ, उसका जो सटीक रास्ता था उससे वह अलग हो चुका है, तो उसी को बोलते हैं अपादान तत्पुरुष समास बोलते हैं। कौन सा समास बोलते हैं? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष क्यों? क्योंकि जो उसमें कारक चिन्ह है वो अपादान लगा हुआ है, ठीक है। अगला संबंध तत्पुरुष समास क्या है? संबंध, इनमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होगा, यानी तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए कारक हमको जानना जरूरी है बस। अपदान कारक का चिन्ह या विभक्ति क्या होता है? तो का के की होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि जो संबंध है, देखिए यहाँ पे अपदान नहीं होगा, संबंध होगा, ठीक है। ये संबंध होगा, ठीक है। संबंध कारक का चिन्ह या विभक्ति क्या होता है? तो का के की होता है। अब आइए नीचे, जैसे राजपुत्र किसको बोलते हैं? राजा का पुत्र, इसमें क्या विभक्ति लगा है? का। देवपुत्र किसको बोलते हैं? तो देव का पुत्र। देव पूजा किसको बोलते हैं? देव की
पूजा। तो संबंध, संबंध जो कारक है उसका चिन्ह होता है का, के, की। और जिस समास पद का समास विग्रह करने पर बीच में का, के, की आएगा उसको कौन सा समास बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष समास बोलते हैं। देखिए अब जो है कर्मधारय समास की ओर चलते हैं, यानी 3 नंबर टाइप अब आ गया है कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कहने का मतलब अंतिम वाला पद यानी दूसरा पद, ठीक है। यह समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय या उपमान से मिलकर बनते हैं, ठीक है। विशेषण इसमें ज्यादातर होता है, यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर के बनते हैं। देखिए जैसे है चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यानी यह जो है कर्मधारय समास क्या करता है? उसके कर्म को, उसके विशेषता को बताता है। चरण कमल, तो कमल के समान चरण, तो चरण की विशेषता बता रहा है ना, चरण कैसा होगा? तो कमल के जैसा होगा, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। चंद्रमुख, तो मुख कैसा होगा? तो चंद्र के समान होगा, चंद्र के समान मुख वाला, उसको क्या बोलते हैं? तो कर्मधारय समास बोलते हैं, जो विशेषता बताने के लिए आएगा। महात्मा, तो महान है जो आत्मा उसी को बोलते हैं महात्मा। तो यहाँ आत्मा को क्या कर रहा है? महान शब्द विशेषता बता रहा है, ठीक है। लाल मणि, तो लाल है जो मणि उसी को क्या कहते हैं? लाल मणि कहते हैं। तो वैसा समास जो उसमें एक पद दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें जो है इसका उत्तर पद प्रधान है कमल, तो कमल के समान चरण, कमल की बात हो रही है विशेष बात। चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, उसका मुख कैसा है? चंद्र के समान, ठीक है। महात्मा, तो महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि, इसमें जो पहला शब्द होता है वही क्या होता है? प्रधान पद होता है। अब नेक्स्ट है द्विगु समास, 4 नंबर। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब क्या होता है? संख्या बताने वाला। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। जैसे इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं, ठीक है। यानी इस समास में जो संख्या बताने वाला विशेषण आएगा तो वह किसी समूह को दर्शाएगा। समूह मतलब कलेक्शन को, ठीक है। वह किसी विशेष मतलब तीसरे शब्द को नहीं बताएगा, यानी विशेष अर्थ को नहीं बताता है। जैसे 9 ग्रह किसको बोलते हैं? जब 9 ग्रह आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं 9 ग्रहों का समूह, यानी 9 ग्रह बोलते हैं, ठीक है। पंचतंत्र किसको बोलते हैं? तो 5 तंत्रों का समूह। जब 5 तंत्र यानी तांत्रिक जो है 5 तंत्र को मिला करके एक बार बोलता है तो पंचतंत्रों का समूह कहलाता है। इसी में आता है चौराहा। देखिए जहां पर 4 राह हो, यानी 4 राह मतलब 4 रास्ता एक जगह आकर मिलता है उसी को ना बोलते हैं चौराहा। तो यहाँ पे देखिए 9 यानी संख्या बता रहा है ना 9, ठीक है। पंच यानी 5 संख्या बता रहा है, और संख्या बता रहा है किसी भी चीज के समूह को। चौराहा यहाँ पे क्या है? 4 है इसका संख्या। तो संख्या बताने वाला हो लेकिन विशेष अर्थ नहीं रखता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्विगु समास बोलते हैं। द्विगु कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी इसमें समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। प्रथम पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? तो प्रधान होंगे, ठीक है। इसमें कोई पद गौण नहीं होता है। गौण कहने का मतलब तुच्छ, यानी जिसका कोई वैल्यू नहीं हो उसको बोलते हैं गौण। तो इसमें कोई पद का गौण नहीं होता है, यानी कोई ऐसा नहीं कि उसका अर्थ कम हो, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं होगा। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, यानी 90% केस में यह जो है ना विलोम आएंगे। तो वहां पे तो हम 100% बोलेंगे सर एक दूसरे का विलोम है, प्रथम पद और उत्तर पद, तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। लेकिन कभी कभी नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में भी जान लीजिए। उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे। तो इसका विग्रह करने पर और
अथवा या एवं का प्रयोग होता है, और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। तो एक तो पता चल गया, जब एक दूसरे का अपोजिट, विलोम मतलब क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। जो दो पद होंगे एक दूसरे का उल्टा है, तो हम तो समझ जाएंगे कि हाँ ये कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। लेकिन कभी कभी उल्टा नहीं होता है, तो उसमें समास विग्रह करेंगे, और उसमें और, अथवा, या, एवं, यह चार शब्द याद कर लीजिए। ये चार शब्द, अगर इसमें विभक्ति चिन्ह के रूप में ये चार शब्द आता है, तो भी वह कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अब देखिए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जलवायु, तो जल और वायु को ही ना जलवायु कहते हैं। अब बताइए, तो जल और वायु क्या एक दूसरे के अपोजिट है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें जो विभक्ति चिन्ह और आया है, इसी के वजह से जलवायु क्या होगा हमारा? तो द्वंद्व समास होगा। नर नारी एक दूसरे के अपोजिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पाप पुण्य एक दूसरे के अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट हो गया ये। अब लास्ट जो है अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी इसका जो है एक भी पद जो है प्रधान नहीं होगा। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब तीसरा पद प्रधान होता है। किस कहने का मतलब है कि इसमें जो दो शब्द आएगा, वो किसी के पास प्रधानता वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि यह जो है ना दूसरे का अर्थ बताता है। तो जब दो लोग मिल करके दूसरे का अर्थ बताए, तो वे लोग तो प्रधान नहीं, प्रधान वो है जो अर्थ रखता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, यानी ये सारे शब्द यानी सारे विभक्ति चिन्ह आते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा? तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। चलिए, जब वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, तो गज का आनन, यानी गज का आनन है जिसका, यानी गणेश। ठीक है, यानी जिसका मुख क्या है? आनन, यानी गज, जो गज है यानी हाथी है, उसके जैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है? शिव का। तो इसमें जो तीसरा पद किस, जो शिव है उसकी विशेषता बता रहा है। दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, यानी जिसके 10 मुख है उसको क्या बोलते हैं? दशानन, तो यानी रावण, यानी तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। चलिए, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास। नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। कल हम लोग इसका जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे, कल संधि पढ़ेंगे।